हेलो एवरीवन। अगला सवाल है प्रीलिम्स 2013 का जियोग्राफी सेक्शन का क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स: कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड व्हीट। विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप। अगर आप क्वेश्चन देखें, बहुत ही बेसिक सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। अब इसी प्रकार से अगला जो सवाल क्रॉप्स को लेके फिर पूछा गया था, तो ये 2020 में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था एक कंडीशन दी गई है और किस क्रॉप के लिए कंडीशन लागू होती है। इस प्रकार से ये सवाल था। तो यू कैन अंडरस्टैंड किस प्रकार के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि इतना बेसिक सवाल पूछा जाएगा कि खरीफ क्रॉप कौन सा है या रबी क्रॉप कौन सा है, लेकिन इसके आगे की एक स्टेप अब पूछी जा सकती है, जो कि आप 2020 के क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है, आगे भी जब वैलिडेशन करूंगा तब बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर और सवाल बनते हैं। बात करते हैं यहाँ पर खरीफ क्रॉप की। तो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, देन वी हैव ग्राउंडनट एज अ खरीफ क्रॉप, राइस इज ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप। ये तीनों ही खरीफ है। और यहाँ पर जो वीट है ये आपका रबी का क्रॉप है। राइट, अगर आपको खरीफ और रबी क्रॉप नहीं पता होंगे तो विल डिस्कस दैट। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें खरीफ और रबी क्रॉप की, तो जो क्रॉप्स जून और जुलाई के मंथ में सो किए जाते हैं और उनकी हार्वेस्ट करी जाती है सितंबर अक्टूबर में, उसको हम कहेंगे कि ये खरीफ क्रॉप है। अब यहाँ पर खरीफ क्रॉप का फंडामेंटल आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो क्रॉप्स होंगे दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेनफॉल। ठीक है, जो बारिश का पानी होता है उसके ऊपर डिपेंड करने वाले जितने भी क्रॉप्स होंगे दे आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप। फिर बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। जनरली ये सो किए जाएंगे अक्टूबर नवंबर के मंथ में और इनका हार्वेस्ट होगा मार्च अप्रैल के महीने में। अब ये जो क्रॉप्स है दे आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल मॉइस्चर। फाइन, तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, कई बार इतना हाईलाइट नहीं होता। तो खरीफ क्रॉप जो है डायरेक्टली उसको पानी चाहिए, और ये जो रबी क्रॉप होंगे कम पानी में ये ग्रो कर जाते हैं और उनको जो भी मॉइस्चर मिल रहा है या पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कहाँ से आ रही है, वो जनरली सॉइल मॉइस्चर से आ रही है। ठीक है, तो ये आपको फंडामेंटल्स ध्यान में रखने होंगे। एट द सेम टाइम जो रबी का क्रॉप होगा उसको टेम्परेचर भी कम चाहिए, जो खरीफ का क्रॉप होगा उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। ये फंडामेंटल चीज़ें आपको कई बार पूछी जा सकती है। बात करते हैं कीवर्ड और कंसेप्ट में क्या क्या वैल्यू एडिशन करनी होगी। तो ऑलरेडी वी हैव सीन खरीफ एंड रबी क्रॉप। अब ये चारों जो क्रॉप्स है उनकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या है, उनको लेकर फिलहाल क्या मुद्दे चल रहे हैं या कंटेम्प्रेरी इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, इस प्रकार से कोई एक सवाल आगे पूछा जा सकता है। बात करते हैं एक एक क्रॉप की। तो यहाँ पर एक कॉटन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया है उसका साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम नहीं भी याद रहा तो भी चलेगा। एक या दो क्रॉप का आपको साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना होगा। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है जनरली कि ये जो क्रॉप्स है कहाँ के नेटिव है। राइट, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। एज आई मूव फॉरवर्ड जहाँ जहाँ पर सवाल हो सकता है मैं वहाँ पर वैल्यू एडिशन कर दूंगा। अब बात करते हैं कॉटन की कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर होना चाहिए 21 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस। जनरली ये सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन्स में ग्रो हो जाता है। रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए। जो सॉइल है एक वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसके लिए बेस्ट होती है। सनलाइट के बारे में बात करें या एक टिपिकल कंडीशन इस क्रॉप को लेकर जो ध्यान में रखनी होगी तो वो है कि इस क्रॉप को कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बना कि ये जो क्रॉप है इसकी कंप्लीट ग्रोथ के लिए यू विल रिक्वायर एज गुड एज 6 मंथ्स। और यहीं से कॉटन कल्टीवेशन की जो प्रॉब्लम्स है या कॉटन फार्मर की जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू होती है। आप कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि जो कॉटन फार्मर है ही इज़ ऑलवेज इन स्ट्रेस। तो उसका जो स्ट्रेस है वो कहाँ से आ रहा है कि ये जो क्रॉप है आपकी ये 6 महीने आपके खेत में रहेगी, उसको 6 महीने आपको इनपुट देना है, आपकी कॉस्ट बढ़ते जाएगी। और फिर इसी लाइन पे अगले सवाल भी बन सकते हैं। राइट, नाउ कहाँ कहाँ पर ये कल्टीवेशन होता है। तो मेजर कल्टीवेशन के रीजन्स होंगे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा और मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी पूछे जा सकते हैं। तो गुजरात एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया भी अमंग टॉप प्रोड्यूसर्स आप कह सकते हैं। इमर्जिंग इश्यूज की अगर बात करें, पेस्ट का एक मेजर इशू अभी भी बना हुआ है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी था। ये जो पिंक बॉलवर्म यहाँ पर लिखा गया है, एक पिंक बॉलवर्म है और एक और पेस्ट यहाँ पर न्यूज़ में था दैट इज एफिड्स। फाइन, तो दोनों ही नाम रखने हैं याद।
इसको लेकर भी सवाल बन सकता है। एक और इशू जो न्यूज में बना हुआ है वो है बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन को लेकर ऑलरेडी सवाल पूछे गए हैं। बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2, ये जो बीटी कॉटन की सीड्स आती है उसको लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया था। और अब हाल फिलहाल में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बीटी कॉटन की बात चल रही है, तो उसको लेकर भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ रहे हैं। इन सम और द अदर सेशन वी विल हैव टू टच दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। फाइन, तो ये रहा कॉटन को लेके जो जो वैल्यू एडिशन आपको करना था उसकी हमने बात करी। मैप ध्यान में रखिएगा कौन कौन से स्टेट्स कॉटन कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं, और गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन कॉटन। बात करते हैं अगले क्रॉप की, दैट इज ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम नहीं पूछा जाएगा। ग्राउंड नट में मेजर जो इशू पूछा जाएगा वो है कि ग्राउंड नट इज नेटिव फ्रॉम वेयर। फाइन, तो ग्राउंड नट जो है ये साउथ अमेरिका का नेटिव है और कोलंबियन एक्सचेंज के दौरान ये भारत तक पहुंचता है। इसके कंडीशंस क्या है ग्रोथ की वो भी देख लीजिए। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल्स इसके लिए अच्छी होती है, सनलाइट एम्पल होना चाहिए, अदरवाइज वो क्रॉप जो है थोड़ा रॉट हो जाता है और उसकी जो फली होती है, मूंगफली जो होती है वो ग्रो नहीं होती। कहाँ कहाँ पर ये कल्टीवेशन किया जाता है? मेजरली गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सदर्न स्टेट्स है जहां पर ग्राउंडनट का कल्टीवेशन बड़े पैमाने पे होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। चाइना वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर ग्राउंडनट का बना हुआ है। इसके ऊपर पेस्ट और डिसीज में एक यहाँ पर सवाल बन सकता है, एफ्लैटॉक्सिन जो है, ऑलरेडी इसके ऊपर आई गेस साइंस वाले सेक्शन में 2013 में ही सवाल पूछ लिया गया था। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो मूंगफली होती है वो जनरली अफेक्ट हो जाती है इस पर्टिकुलर कंटेमिनेशन से, फंगल इन्फेक्शन होता है और ये कई बार न्यूज़ में भी बना रहता है। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल बन सकता है। बाकी बात करते हैं राइस की। राइस में इसका साइंटिफिक नाम जो है ओराइजा सटाइवा, वो ध्यान में रखिएगा। इसकी ग्रोइंग कंडीशंस जो है 22 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस तक की आपको ग्रोइंग कंडीशंस टेम्परेचर में दिखाई देगी। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट राइस के बारे में ये है कि उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ही ये ग्रो होगा। इंडिया में अगर बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पहाड़ों में और मैदानों में सभी जगहों पर राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ राइस ये कल्टीवेट होती है अलग अलग रीजन्स में। रेनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर 150 टू 300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी और पानी दोनों ही ज़्यादा होने चाहिए। जो सॉइल है इट प्रेफर्स डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल, लेकिन ऐसा लिमिटेशंस नहीं है। रेड या लैटेराइट सॉइल में भी राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, प्रोवाइडेड पानी का सप्लाई अच्छे से वहां पर हो। कल्टीवेशन की मेथड को लेकर यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। कल्टीवेशन की मेथड को लेकर सवाल क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न इन कल्टीवेशन की मेथड से रेज होता है। तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग की एक मेथड होती है। नर्सरी बेड्स बनाए जाते हैं जिसमें सीड्स सो किए जाते हैं, फिर उसमें से एक क्रॉप निकलेगा, उसको फिर आप ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज जापानीज मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो कभी अगर ये पूछा जाए जापानीज मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन क्या है, तो ट्रांसप्लांटिंग की मेथड आपको एक्सप्लेन करनी है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होता है, आपको फील्ड को पूरा फ्लड करना पड़ता है और यहाँ से फिर एनवायरमेंटल कंसर्न रेज होता है। और उसी फ्लडिंग के कारण ये जो पैडी फील्ड्स होती है, पैडी फील्ड बड़े पैमाने पे मीथेन का रिलीज करती है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ दूसरी एक मेथड डायरेक्ट सीडिंग की भी है और सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये भी बड़े पैमाने पर न्यूज़ में मेथड चल रही है। अब बात करते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स की। वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया में अगर बात करें वेस्ट बंगाल, वर्ल्ड में बात करें तो चाइना। इमर्जिंग इश्यूज में रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम पैडी फील्ड ये एक मेजर इशू है। और अगर इसके कुछ एक डिसीजेस की बात करें तो फूट रॉट डिसीज, रस्ट और लीफ ब्लाइट, इस प्रकार की डिसीजेस राइस के ऊपर देखी जाती है। इसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगली वीट की। वीट को लेके आई डोंट थिंक साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। वीट को लेके ज़्यादातर नेटिव पूछा जा सकता है, जो कि ये सेंट्रल एशिया का नेटिव कहा जाता है। क्रॉप की ग्रोइंग कंडीशन अगर कहें तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग सोइंग पीरियड। लेकिन जब ये राइपनिंग को आता है तब फिर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। मार्च के महीने में मान लीजिए अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो ये जो वीट का क्रॉप है उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट भी अच्छी चाहिए, बारिश भी नहीं चाहिए राइपनिंग के टाइम पे, तब जाके आपकी जो वीट की क्रॉप है वो अच्छे से दिखाई देगी। ऑप्टिमल वाटर की बात करें 75 टू 100 सेंटीमीटर पानी सफिशियंट हो जाएगा। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल्स सही रहती है, सनलाइट अच्छा चाहिए,
ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन दी वर्ल्ड। इमर्जिंग इश्यूज की बात करें तो फिर यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का पिछले 1-2 साल में इशू हो गया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रेनफॉल सही से नहीं हुआ। अगर वो रेनफॉल सही से नहीं होता है तो इंडिया का जो व्हीट का क्रॉप है वो डिक्लाइन हो जाता है और फिर यहाँ से फिर आगे आपकी फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देगी। तो 2-3 सालों से ये इशू चल रहा है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो वहां से भी फिर व्हीट को लेके सवाल बन सकता है। बाकी फिर पेस्ट और डिसीज की बात करें तो यहाँ पर एक रस्ट करके डिसीज होता है, फंगल डिसीज होता है, उसको लेके कई बार इश्यूज देखे गए हैं। आगे अगर करंट अफेयर्स में कुछ आता है तो आई विल सर्टनली ऐड इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। सो ये रहे क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, इतने ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कहीं ना कहीं एक सवाल बन सकता है। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।